ये सर्कल के जो PYQ चल रहे हैं उसकी सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ सर्कल टचेज द साइड ऑफ BC ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, ये जो सवाल है ये एक दो बारी प्रीवियस ईयर में जब आया है तो ये डायग्राम के साथ भी आया है, लेकिन यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायग्राम नहीं दिया है, तो डायग्राम के साथ भी आ सकता है, इसे समझेंगे। तो एक सर्कल है जो टच क्या कर रहा है, BC साइड को कर रहा है। तो सबसे पहले एक सर्कल ट्रायंगल की BC साइड को टच कर रहा है, तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। यह है ट्रायंगल ABC और इसको BC साइड को एक सर्कल टच कर रहा है, तो एक सर्कल बना लेता हूँ। तो ये सर्कल है, BC साइड को जहाँ पे टच कर रहा है वो कह रहा है वो पॉइंट P है। एंड एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC एट Q। AB को एक्सटेंड करके जहाँ पे वो मीट कर रहा है सर्कल से, टच कर रही है AB साइड एक्सटेंडेड, वो पॉइंट है Q। और AC को एक्सटेंड करके जहाँ पे वो मीट कर रही हो गई R। ठीक है, तो इस तरह से बन गया ये डायग्राम। तो ध्यान रखना है, पहले तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो हम समझ गए। अब बोला क्या गया है इसमें कि ये टू प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है, AQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB। अच्छा, एक चीज़ देखना, BC प्लस CA प्लस AB, BC ये है साइड, CA ये साइड है और AB ये साइड दे दो। ये तो ट्रायंगल की तीनों साइड है और ट्रायंगल की तीनों साइड के सम को हम पेरीमीटर बोलते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने डायग्राम बना दिया है, टू प्रूव लिख दिया है। अब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसको पॉज करो और ट्राई करो सॉल्व करने की। यदि 4 से 5 मिनट लगते हैं, नहीं होता है तो वीडियो देख लो, लेकिन 4 से 5 मिनट दो सॉल्व करने की, और हो जाता है तब भी वीडियो देखो मैं कैसे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूव करना है। तो मैं अगर इसमें कुछ देखूँ, जैसे क्लास में मैंने कई बारी कुछ इस तरह से क्वेश्चंस कराए हैं कि जो टू प्रूव करना होता है उसको हम थोड़ा चेंज करें। जैसे ये 1/2 अगर इधर है, ये इधर चला जाए तो 2 डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो ये 2AQ हो जाएगा। 2AQ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो, जो हमें प्रूव करना था उसको मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पे। तो अभी मैं तुम्हें, अगर ये सर्कल है तो सर्कल की टेंजेंट प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि सर्कल के बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे खींची गई दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो एक्सटर्नल पॉइंट देखो, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये है यहाँ पे, एक ये A एक्सटर्नल पॉइंट है, दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट है B, तीसरा एक्सटर्नल पॉइंट है C। तो A से टेंजेंट खींची गई कौन सी, AQ, जहाँ पे सर्कल को टच करेगा, ये A से स्टार्ट है लाइन और सर्कल को जहाँ पे टच करेगी Q पे, तो AQ टेंजेंट है। और AR, तो AQ इक्वल टू AR हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम देखें, ये देखो B भी तो एक्सटर्नल पॉइंट, तो B से BQ और B से BP, ये भी क्या हो गई, टेंजेंट। और एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पे खींची गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल। एक और देखो, ये CP, ये CR, तो CP किसकी इक्वल हो गई, CR। तो इसका मतलब जो ये टेंजेंट्स हैं ये सब इक्वल होंगी। तो एक तो ये हो गई टेंजेंट, ये इसका नाम है BQ और BP। एक ये टेंजेंट हो गई, इसका नाम है CP और CR। और एक टेंजेंट हो गई AQ और AR। तो मैं थ्योरम का यूज़ करके इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो प्रूफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा AQ इक्वल टू AR, फिर लिखूँगा BQ इक्वल टू BP, फिर लिखूँगा CP इक्वल टू CR। कारण टेंजेंट प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सेम सर्कल आर इक्वल। ठीक हो गई बात, ठीक। अब मैंने जब ये लिख दिया है, अब मुझे करना क्या है, ये प्रूव करना है। और प्रूव में सबको पता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बना दें या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड बना दें, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल हो गई, सवाल हमारा प्रूव हो गया। तो मैं कोई सी भी साइड ले सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड से भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड लें, क्या लिखा है 2AQ, 2AQ को लिख सकता हूँ मैं AQ प्लस AQ। और मुझे पता चला AQ किसके इक्वल है, AR के। तो एक AQ तो मैंने यहीं पे लिख दिया और दूसरे AQ की जगह AR लिख दिया। अब देखो अगर डायग्राम को, AQ को क्या लिख सकता हूँ, AQ को लिख सकता हूँ मैं AB प्लस BQ। तो पहले AQ की जगह लिख दिया मैंने AB प्लस BQ। और दूसरा जो है AR को क्या लिख सकता हूँ, देखो AR को लिख सकता हूँ AC प्लस CR। AR ये पूरी लेंथ है, तो पूरी लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ये लेंथ। तो अगर AR को मैं AC इतनी लेंथ प्लस CR इतनी लेंथ करके लिख दूँ तब भी तो टोटल लेंथ AR होगी। तो यही मैं लिख रहा हूँ, AR को लिख दिया मैंने AC प्लस CR।
AC प्लस CR। अब हमको बनाना क्या है, 2AQ को इक्वल टू करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। और ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड का सम। तो क्या कुछ साइड दिख रही हैं इसमें, इन रिजल्ट में जो अभी तक सॉल्व किया है, तो AB दिख रहा है। AB तो साइड हो गई ट्रायंगल की एक, तो AB चाहिए मुझे। और इसमें मुझे AC भी दिख रहा है, AC भी क्या हो गई, ट्रायंगल की साइड। तो AB और AC, अगर BC भी होता तो AB प्लस AC प्लस BC ये हो जाता पेरीमीटर। तो मुझे BC करना है। और BC क्या है, देखो BC जो है वो है BP, यहाँ से यहाँ तक क्या है BP और PC। तो BP प्लस PC मुझे मिल जाए तो उसे लिख सकता हूँ मैं BC। लेकिन ना तो मेरे पे BP है यहाँ पे, ना PC है, लेकिन मेरे पास BQ है। और अभी हमने देखा है BQ किसके इक्वल है, BP के, टेंजेंट प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे मैं Q की जगह BP लिख दूंगा। और AC तो चाहिए ही। और CR, CP किसके इक्वल है, CP इक्वल है CR के। तो CR और CP आपस में इक्वल हैं, तो CR की जगह लिख दिया CP। अब देखना इसको, ये AB प्लस AC, AB लिखा, AC लिखा, और ये BP और CP। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा BP और CP को तो बन जाएगा BC। तो BP प्लस CP की जगह लिख दिया मैंने BC। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज सोन इन फिगर। फिगर में देख के हमने ये सम कर दिया। और AB प्लस BC प्लस AC, इसको क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस AC, ये तो हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो हमें सवाल सॉल्व करना था वो हो गया है प्रूव। क्या क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक बारी ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो इसको देखेंगे, होगा भी तो तब भी इसे देखेंगे। अगर होता है तुम्हारे पे, एक मेथड तुम्हें आता था, मतलब एक मैंने बता दिया और दोनों का सिमिलर है तो रिवीजन हो गया। CBSE बोर्ड के लिए कैसे इंपॉर्टेंट, CBSE बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, PYQ उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, मान लो ये सवाल नहीं आएगा लेकिन हमें तो पता चल जाएगा, अगर कोई सर्कल बनाए, सर्कल पे बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे A था, यहाँ B था, यहाँ C, तो A से भी टेंजेंट खींची, इसकी लेंथ इक्वल, B से भी जो टेंजेंट खींची उसकी भी लेंथ, और C से भी जो टेंजेंट ड्रॉ करी उसकी भी लेंथ। और टेंजेंट प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से जो हमें प्रूव करना था वो हमने ईजिली कर दिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। रेक्टेंगल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हमें पता चले, अभी यहाँ पे बोला गया है कि रेक्टेंगल है, जिस सर्कमस्क्राइब मतलब उसके अंदर एक सर्कल बनाए और सर्कल रेक्टेंगल की सभी साइड को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो जब भी सर्कमस्क्राइब बोला जाएगा, तो पिछली वीडियो में हमने देखा है एक क्वाड्रिलेटर बना था और क्वाड्रिलेटर के सभी साइड को सर्कल टच करता हुआ गया, मतलब सभी साइडें टेंजेंट बन गई, तो उसको कहते हैं हम सर्कमस्क्राइब। तो जब भी ऐसा होगा तो हमारे दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि भाई जब भी कोई क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब करेगा सर्कल को, तो उसकी जो अपोजिट साइड का सम है इक्वल होगा, जो हमने प्रूव किया था। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस कुछ भी हो जो सर्कमस्क्राइब करेगा, तो हमेशा इस रिजल्ट का यूज़ करना ही है, तभी हमारा सवाल हो पाएगा, ठीक है। तो इतनी बात मैंने थोड़ा रिकॉल करने के लिए तुम्हें बताई। तो अब देखते हैं सवाल में क्या है। तो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, तो इस बार ये एक रेक्टेंगल है भाई। और रेक्टेंगल जो है वो क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब इसके अंदर एक सर्कल बना है जो सभी रेक्टेंगल की चारों साइड को टच करते हुए जा रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है, टेंजेंट बनाते हुए जा रहा है। और उस सर्कल की रेडियस भी बता दी इसने, कह रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, हमने लिख दिया साइड में, ये गिवन है। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सर्कल जब भी बनता है तो O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या, कि जो गिवन है ABCD इज़ रेक्टेंगल, तो ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। ये बात एक बहुत ज़्यादा ध्यान करने की है कि अगर हम कोई सवाल कर रहे हैं उसमें हम गिवन लिखें, टू प्रूव लिखें, प्रॉपर डायग्राम बनाए, यदि क्वेश्चन हमारा थोड़ा बहुत गलत हो जाता है फिर भी हमें नंबर मिलेंगे। तो ये स्टेप सबको ही लिखने हैं भाई, ठीक। अगर हमको बनाना है स्क्वायर किसी क्वाड्रिलेटर को, क्योंकि 4 साइड वाला फिगर होगा तभी स्क्वायर बना पाएंगे, तो पहले हमें वो उस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। फिर हमें उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल करनी पड़ेगी, जिससे उसकी ऑल साइड इक्वल हो जाएगी, उसकी ऑल साइड इक्वल हो जाएगी। और अगर ऑल साइड जब इक्वल हो जाएगी तो एक स्टेप और करेंगे, हम उसका ईच एंगल 90 डिग्री करेंगे। ये हमें स्टेप फॉलो करने हैं। लेकिन इस सवाल में हमारे लिए सहायता क्या है कि ये जो है स्क्वायर बनाना था तो पहले उस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम बनाना है, और क्वाड्रिलेटर जो है वो पहले से ही पैरेललोग्राम बना हुआ है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर क्या है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है,
रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, तो मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी बात, रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 होते हैं, तो स्क्वायर के भी हमें ईच एंगल 90 करने थे, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो दो काम करने हैं हमें, ऑल साइड इक्वल, और ऑल साइड इक्वल करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। पैरेललोग्राम तो बना हुआ है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल करें तो ऑल साइड इक्वल। क्या क्लियर हुई बात? और दूसरी मैंने बड़ी बात क्या बताई तुम्हें, जैसे ही हमें मिलेगा कोई भी कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, तो इसका मतलब उसकी जो अपोजिट साइड हैं उनका सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए अपोजिट साइड का। इसको हाँ, सबसे पहले एक मैं बनाता हूँ रेक्टेंगल। सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इसका नाम देते हैं ABCD, और इस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इसकी सभी साइडों को छूते हुए बनाया गया है ये। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या ये देखो PQRS, सबसे पहले ये एक्सटर्नल पॉइंट A है, एक एक्सटर्नल पॉइंट B है, एक्सटर्नल पॉइंट C है और एक्सटर्नल पॉइंट D है, तो क्या लिख सकते हैं AP इक्वल टू AS। फिर सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पे टेंजेंट इक्वल होती हैं, तो BP इक्वल टू BQ। मैं वही पिछले क्वेश्चन की तरह कर रहा हूँ क्योंकि वो हमें करना ही पड़ेगा वहाँ तक। CQ इक्वल टू CR, और फिर DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS। क्या कारण है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सेम सर्कल आर इक्वल, या फिर टेंजेंट प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो TPT मत लिख देना वहाँ पे, पूरा लिखना, ठीक हो गया। अब मैं लेट कर लेता हूँ, लेट AP इक्वल टू X, सो AS ऑल्सो भी X, क्योंकि AP AS इक्वल है। सिमिलरली इसी प्रकार BP को मैं Y मान लूँ तो BQ भी हो जाएगा Y, CQ को मैं Z मान लूँ तो CR भी हो जाएगा Z, और DR को मैं W लेट कर लूँ देन DS आल्सो भी W। अब इसमें नाम कर देते हैं, इसका नामकरण। तो AP है X, AS भी है X, थोड़ा कलर चेंज करें। फिर BP है Y और BQ भी है Y, फिर CQ है Z और CR भी है Z, और फिर DR है W और DS भी है W, DSW। अब क्या करना था, अब हमको कुछ नहीं करना है, जो ये थी बनाई थी हमने टेंजेंट प्रोपोर्शन थ्योरम, 1 2 3 4 सभी इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन 1 + 2 + 3 + 4, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो AP + BP + CQ + DR, AP + BP + CQ + DR, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ गया। और राइट हैंड साइड में जुड़ेगा AS + BQ + CR + DS। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो मैं यहाँ से देख के वैल्यू पुट करूँगा है, ठीक है। तो AP है X, BP है Y, CQ है Z और DR है W। अब दूसरी तरफ AS X है, BQ Y है, CR Z है और DS है W। अब क्या करना है, हमें वो ही करना है कि अपोजिट साइड का सम इक्वल करना है, मतलब AB + DC इक्वल टू AD + BC करना है। तो AB क्या है, AB है X + Y, तो X और Y अगर कहीं पे सम मिलेगा तो उसकी जगह मैं AB लिख सकता हूँ। तो देखो X + Y, इसकी जगह लिख दिया मैंने AB, और Z + W क्या है, ये देखो ये है Z यहाँ से यहाँ तक, ये है W, तो Z में W जोड़ो तो पूरी लाइन आ जाएगी, CR + DR मतलब CD, तो इसकी जगह लिख दिया CD। तो ये एक AB और CD ये अपोजिट साइड का सम हमने लिख दिया। अब एक अपोजिट साइड का पेयर और बचा है, कौन कौन सा, BC और CD, BC और AD। तो BC क्या है, Y + Z कहीं लिखा हो, Y और +Z कर दूं, Y में Z जोड़ दूं तो पूरी लेंथ आ जाएगी, तो Y + Z की जगह लिखूंगा BC। तो देखो Y + Z की जगह लिख दिया BC। अब क्या बचा, एक X बचा, एक W, X में W जोड़ दें, तो देखो ये है X और ये है W, तो X में अगर W जोड़ दें तो पूरी लेंथ आ जाएगी जो कि है AD, तो अब हमारे पे क्या रिजल्ट आया, हमारे पे आया AB + CD इक्वल टू AD + BC। ये हमारे पे रिजल्ट आया। हमें करना क्या है, हमें बनाना है स्क्वायर बनाने के लिए पहले बनाना पड़ेगा पैरेललोग्राम बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो मतलब पहला जो हमारा काम था कि स्क्वायर बनाने के लिए पहले हमें कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, वो हो गया।
तो दूसरा काम क्या था, उसकी ऑल साइड इक्वल करनी। और ऑल साइड इक्वल कैसे करेंगे, यदि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल कर दें। एक बारी मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, देखो ये पैरेललोग्राम है मान लो, या रेक्टेंगल है, दोनों एक ही हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। और अगर ये एक्स है, हमें नहीं पता, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल दोनों की अपोजिट साइड इक्वल होती। किसी तरह से मैं ये साइड जो है और ये, इनको इक्वल कर लूँ, ये साइड और ये साइड। अगर ये 10 है तो ये भी अगर मैं 10 कर लूँ, तो इसके जो सामने वाली साइड है ये भी क्या हो जाएगी 10, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल थी। तो ऑल साइड देखो क्या हो गई 10। तो हमें करना क्या है, मेरे को अब पैरेललोग्राम तो मिल गया, मुझे एडजेसेंट साइड इक्वल करनी है। और एडजेसेंट साइड में कैसे इक्वल करूँगा, इसी का यूज़ करके देखना। इक्वेशन 1 दे दिया मैंने इसे, या इक्वेशन ए दे देते हैं। कैसे, हमें पता है ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। ABCD रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AB इक्वल टू क्या होगा, देखो AB इक्वल टू होगा CD, तो AB इक्वल टू CD होगा। और दूसरी अपोजिट साइड क्या है, ये AD और ये BC, तो AD इक्वल टू होगा BC, AD इक्वल टू BC। अब मुझे एडजेसेंट साइड इक्वल करनी है, तो अगर इसको देखें हम इक्वेशन 1 को, इसमें यहाँ लिखा है AB और यहाँ लिखा है AD। देखो ये है AB और ये है AD, ये एडजेसेंट साइड है AB और AD। मतलब AB और AD तो मुझे चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, AB और AD एडजेसेंट साइड है, तो मुझे ना तो CD चाहिए और ना BC चाहिए। CD और BC अगर आपस में कैंसिल आउट हो जाएं, तब ये बचेगा AB इक्वल टू AD। तो CD देखो, CD किसके इक्वल है, CD इक्वल है AB के। तो जहाँ CD लिखा है वहाँ मैं AB लिख रहा हूँ, तो AB, CD की जगह लिखा मैंने AB। और यहाँ पे AD भी चाहिए मुझे, तो BC किसके इक्वल है, BC AD के, तो BC की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे AD। AB ट्वाइस ऑफ AB, AD प्लस AC ट्वाइस ऑफ AD, 2 से 2 कट गया, तो क्या है हमारे पास AB इक्वल टू AD। और यहाँ पे थोड़ा रफ में बना लें, ABCD, ये था सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल। तो पहले मैंने प्रूव किया कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा, और फिर मैंने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से बताया कि ABCD के इक्वल था, और जो प्रूव किया था अपोजिट साइड का सम, उसमें वैल्यू रखी। तो देखो AB इक्वल टू AD आ गया, AB इक्वल टू क्या आ गया, AD। तो रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड हमने इक्वल कर दी, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। तो लिखेंगे, अब इसमें लिखने वाली बात है, वी नो दैट इफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रैकेट में लिख दो पैरेललोग्राम, तो एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल, देन ऑल साइड्स विल बिकम इक्वल। तो ऑल साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। और अगर ऑल साइड इक्वल हो गई, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 तो होते ही हैं, तो 90 वाली प्रॉपर्टी तो पहले से प्रूव है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक होगी बात, इसे समझना भाई, इसे करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर और ज़रूर आते ही आते हैं, इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे ये CBSE 2025 में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, और ये जो PDF है ना, इसको मैं PDF को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो की, तो उस वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। तो मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, और P से क्या करा, यहाँ भी ले सकते हैं P, मैं ऊपर ले रहा हूँ, तो मैं कुछ याद आएगा जैसे ये डायग्राम बनेगा। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, P है, और P से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई, एक PA और एक दूसरी वाली PB। ठीक है, ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, उस सर्कल पे जिसका सेंटर O है, तो O कर दिया। एट 1 पॉइंट E, एक E पॉइंट है, ऑन द सर्कल, सर्कल पे E पॉइंट है। अब देखो कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब सर्कल पे ही है, तो सर्कल पे E पॉइंट है। आगे क्या कह रहा है, इज ड्रॉन E ऑन द सर्कल, टेंजेंट इज ड्रॉन विच, तो E पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, विच इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C। तो PA ये है और PB ये है, और PA और PB को अगर इंटरसेक्ट करेगी वो टेंजेंट जो E से ड्रॉ कर रही है, तो E यहीं पे होना चाहिए। और यहाँ से जब मैंने ऐसे किया, तो देखो E से एक टेंजेंट ड्रॉ करी जो PA को किस पे, PA को C पर और PB को D पर कर रही। तो ये जो क्वेश्चन था, ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है ये इसकी तरह ही बन गया, देखो है ना।
तो वही ये प्रॉपर्टियाँ अगर हमें याद रहेंगी, डायग्राम जैसे ही हम देखते हैं और हमें समझ में आता है कि ये तो वो प्रॉपर्टी वाला सवाल है, तो कोई भी सवाल हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे ऐसे हो गया। अब हमें पता है कि ये रिजल्ट मैंने क्या निकाला था, मैंने निकाला था जो ये ए क्यू था वहाँ पे, यहाँ पे पी हो गया। तो पी ए इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। तो हमसे पूछा क्या है, पेरीमीटर ही पूछा है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है पी सी डी, और यहाँ पे जो ये 10 सेंटीमीटर ये पी ए की वैल्यू, पूरा क्वेश्चन नहीं कॉपी हो पाया, ये जो पी वाई क्यू के क्वेश्चन है ना वो मैंने पेस्ट करे हुए यहाँ पे। तो पी ए इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ पी सी डी। तो पेरीमीटर ऑफ पी सी डी को, ट्रायंगल पी सी डी को अगर मैं अकेला करूँ तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ पी ए, और 2 इंटू पी ए की वैल्यू दे रखी 10। तो सीधा ही देखो उस प्रॉपर्टी से कितनी आसानी से आ गया। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन एमसीक्यू का था तब हम इस तरह से कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता कैसे, सब्जेक्टिव आता, तब हमें क्या करना पड़ता, तब हम लिखते पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। तो उसको क्या लिखते, पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी। देखना ये जो सवाल मैं बता रहा था ना, तो ये रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबा और ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये अब तो मैंने अगला भी कर दिया, तो मैं इसमें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो समझो। तो पहला इतना पार्ट तो हो गया था कि अगर हमारे पे ऐसा डायग्राम दिखता है तो हमें अपने आप याद आना चाहिए कि ये तो पी ए होगा, और पी ए जो होगा वो जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होगा। तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव आया तो कैसे करेंगे, तो सब्जेक्टिव के लिए ये यहाँ से सबसे पहले मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, क्या हो जाएगा, पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी, पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी। ठीक है, फिर हमें पता है पी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी एक्सटर्नल पॉइंट है और डी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो पी ए इक्वल टू पी बी ये लिखा, फिर सी ए इक्वल टू सी ई ये लिखा, फिर डी ई इक्वल टू डी बी ये लिखा। रीज़न लिख दिया, टेंजेंट प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। तो मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, और ट्रायंगल पी सी डी की तीनों साइड का सम ये लिख दिया। अब पी सी को पी सी लिखा, क्योंकि पी सी अगर हम देखें यहाँ से पी से यहाँ तक सी तक है, तो बीच में कोई पॉइंट ही नहीं है। तो पी सी को हम दो डिफरेंट पोर्शन के सम की तरह नहीं लिख सकते। जैसे सी डी को लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी, तो इसलिए सी डी को लिख दिया मैंने सी ई प्लस ई डी प्लस पी डी। अब मेरे को करना क्या है, मेरे पास तो पी ए की वैल्यू है, तो इन सबको मुझे पी ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पी ए में कैसे कन्वर्ट करूं, देखो सी ई जो है वो सी ए के इक्वल है, सी ई इक्वल है सी ए के, और ई डी डी बी के, तो ई डी है डी बी के इक्वल। और जैसे हम ये करेंगे तो देखो क्या आया, पी सी प्लस सी ए, पी सी प्लस सी ए ये क्या हो जाएगा, तो पी ए, तो इसकी जगह लिख दिया पी ए। और पी डी प्लस डी बी, डायग्राम देखो यहाँ से यहाँ तक पी डी और ये डी बी, पी डी और डी बी ये क्या हो जाएगा, पी बी, तो इसकी जगह लिख दिया पी बी। और हमें पता है कि पी ए और पी बी भी इक्वल है, क्योंकि पी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई है पी ए पी बी। तो पी बी की जगह भी मैं पी ए लिख सकता हूँ, क्योंकि पी ए की वैल्यू है मेरे पास। और पी ए ट्वाइस पी ए, और 2 की मल्टीप्लाई पी ए 10 दे रखा है, तो 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी हैविंग साइड 8, 10, 12 सेंटीमीटर, ट्रायंगल की तीनों साइड। तो फाइंड करना हमें ए डी बी ई और सी एफ। तो ए डी कौन सा है, ए डी ये फाइंड करना है हमको, एक दूसरा बी ई फाइंड करना है, और तीसरा सी एफ फाइंड करना है। तो देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें कुछ साइड दे रखी है 8, 10, 12। तो ये एक साइड इसको मान लेता हूँ, ये 8 है, ये 10 है और ये 12 है, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं ना कौन सी कितनी लेंथ की है, तो ऐसे मैंने कर लिया। और फिर मुझे दिख रहा है एक्सटर्नल पॉइंट सी, एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट बी, और जैसे ही एक्सटर्नल पॉइंट दिखता है तो टेंजेंट प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, मैं लिख रहा हूँ कि सी एफ इक्वल टू सी ई, सिमिलरली ए से ए डी इक्वल टू ए एफ, और बी से बी ई इक्वल टू बी डी। क्या कारण, टेंजेंट प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सेम सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब मैं लेट कर रहा हूँ, लेट सी एफ जो है वो एक्स है, तो सी ई भी क्या हो जाएगा एक्स, ए डी वाई है तो ए एफ भी हो जाएगा वाई, और बी ई जेड है तो बी डी भी हो जाएगा जेड। तो अब इसमें नाम लिख देता हूँ मैं, सी एफ एक्स है तो सी एफ ये हो गया एक्स, और सी ई ये भी एक्स, फिर ए डी है वाई तो ये भी वाई, फिर इसके बाद बी ई है जेड, तो
और बी डी भी जेड है। अब मुझे निकालना है ए डी, डी ई और सी एफ। तो ए डी कैसे निकलेगा? ए डी मतलब मुझे वाई निकालना है, जेड निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे दिख रहा है कि तीनों साइड की लेंथ दे रखी है मुझे, तो मैं उसी का यूज़ करूँगा। तो मैं पहले सबसे लिख रहा हूँ ए सी 8 दिया हुआ है, और ए सी को क्या लिख सकता हूँ? ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ए सी को लिख सकता हूँ मैं ए एफ प्लस एफ सी। और ए एफ की वैल्यू कितनी है? वाई। एफ सी की वैल्यू कितनी है? एक्स। तो ए सी को लिख सकता हूँ मैं वाई प्लस एक्स, तो लिख दिया वाई प्लस एक्स इक्वल टू 8। इसी तरह ए बी को देखो, ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी है कितना? ए बी है 10, इसे इक्वेशन 1 दे रहे हैं। ए बी 10 है, तो ए बी को लिख सकता हूँ ये वाई और ये जेड, वाई और जेड जोड़ दें तो सीधा लिख दिया वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो तीसरी इक्वेशन कौन सी है? तीसरी जो लेंथ है वो है बी सी। बी सी कितनी है? 12, तो बी सी है 12, और बी सी को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से यहाँ तक एक्स और यहाँ से यहाँ तक जेड, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन तीसरी। अब प्रॉब्लम क्या है इनको सॉल्व करने में? कभी भी कोई दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं यदि दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल हों और सेम हो। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, मतलब अगर एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, तो पहली इक्वेशन वेरिएबल है एक्स और वाई, दूसरी में भी एक्स और वाई, तो इनको सॉल्व किया जा सकता है, जिसको अलग अलग तरीके हैं एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि तीनों इक्वेशन को देखो, जैसे पहली को देखूँ उसमें वेरिएबल है वाई और एक्स, दूसरी में वाई और जेड, एक सेम है वाई दूसरा नहीं है, या तीसरी में एक्स और जेड। तो किन्हीं भी दो इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए पहले दोनों सेम करेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैं पहली इक्वेशन ले रहा हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख रहा हूँ y प्लस एक्स इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ, जिसकी वैल्यू निकालनी उसे अकेला करेंगे, प्लस का x उधर गया माइनस का, तो 8 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 8 माइनस एक्स, और इसको मैं पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 है y प्लस जेड इक्वल टू 10। पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो इक्वेशन 2 है y प्लस जेड इक्वल टू 10, तो लिख रहा हूँ मैं y प्लस जेड इक्वल टू 10, और y प्लस जेड इक्वल टू 10 में y की वैल्यू है जो हमने निकाली पहले इक्वेशन से 8 माइनस एक्स, इसे मैं रख रहा हूँ, तो 8 माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 10। अब 8 को उधर भेजा तो माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 10 माइनस 8, तो 10 में से 8 गए, कितना हो गया? 2। अब इसको पहले प्लस वाले को लिख लिया जेड, फिर माइनस वाले को, जेड माइनस एक्स कितना आ गया? 2, जेड माइनस एक्स आ गया 2, वाई इक्वल टू 8 माइनस एक्स है ना, रख दिया। तो अब देखो इसे दे देते हैं इक्वेशन 4। तो जेड माइनस एक्स क्या वेरिएबल है? जेड और एक्स है, तो यहाँ पे देखो कौन सी इक्वेशन में जेड और एक्स वेरिएबल है, तो ये तीसरी में भी जेड और एक्स है, और जब दो इक्वेशन में सेम वेरिएबल होंगे तो वो सॉल्व होगी। तो मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 3 देखो क्या है? एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 12, और 4 वाली क्या थी? जेड माइनस एक्स इक्वल टू 2। और दोनों इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट सेम है, जैसे एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अगर किन्हीं भी एक वेरिएबल का दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम होता है तो उसको हम सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये प्लस का एक्स है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस कट गया, और दोनों जेड प्लस जेड 2 जेड, और 12 और 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 14, तो जेड के साथ 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 14/2, तो जेड आ गया 7। अब जेड अगर 7 आ गया तो अब चाहे 4 में रख दो चाहे 3 में, तो पुट दी वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 है जेड माइनस एक्स इक्वल टू 2, और जेड की वैल्यू 7 में रखूँगा, 7 माइनस एक्स इक्वल टू 2, प्लस का 7 उधर गया तो माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 7, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 2 घटाओ 5, और बड़ा नंबर 7 है तो उसका साइन आएगा माइनस से माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमारे पे एक्स आ गया और हमारे पे जेड आ गया। अब हमें क्या चाहिए? वाई। तो वाई वाली इक्वेशन देखो, पहली थी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 8, इसमें रखूँगा वैल्यू y प्लस एक्स इक्वल टू 8 में x की वैल्यू कितनी आई? 5, इसे पुट कर रहा हूँ, तो y प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y 5 उधर गया माइनस का हो गया, तो 8 में से 5 गए 3, y आ गया 3, तो 1 y आ गया, x आ गया, और हमारा z आ गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके देखना एक बारी और फिर वीडियो देख। तो इसके क्वेश्चन में जो ADY था CF
जो था एक्स और बीई जो था जेड, उसकी वाई एक्स जेड की हमने वैल्यू रख ली है। तो लास्ट में ए डी सी एफ और बी की वैल्यू जो आई है वो लिख देंगे आंसर दिखाने के लिए, है ना। तो वो करना है एक स्टेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो पी बनाया पहले एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर है, एक्सटर्नल मतलब सर्कल के बाहर। टू टेंजेंट पी एंड पी बी, तो ये एक टेंजेंट और एक दूसरी टेंजेंट, ये पी ए, ये दूसरी टेंजेंट, तो ये पी ए और ये पी बी ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ है, ठीक है। प्रूव दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कह रहा है ओ पी जो है ए बी की, तो पहले ए से बी को जोड़ें और ओ से पी को जोड़ें। तो ओ पी जो है वो ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ओ पी लाइन ए बी को परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रही है जहाँ पे ए बी को काट रही है ओ पी, और बाइसेक्टर मतलब कि ओ पी लाइन ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, मानो कि इस ये पॉइंट है सी। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि ओ पी ए बी को जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, और बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि ओ पी ए बी को जब काट रही है तो दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब ए सी इक्वल टू सी बी। तो गिवन इसमें लिखा हुआ है, देखो गिवन लिख लेना, मैं टू प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। टू प्रूफ, तो मुझे प्रूव करना है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि ए सी इक्वल टू बी सी, और दूसरा एंगल ओ सी ए भी 90 प्रूव करना है, और एंगल ओ सी बी भी 90 प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है। अब एक बात को समझो, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, सर्कल पे जहाँ पे टेंजेंट टच करती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं सेंटर को मिला रहा हूँ और यहाँ से भी सेंटर को। तो एक ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला पी ए ओ, दिख रहा है पी ए ओ, और पी बी ओ, पी ए ओ और पी बी ओ, ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है कैसे, पी ए इक्वल टू पी बी। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है तो हमारे पे क्राइटेरिया होते हैं ना, एस एस एस, एस एस ए एस और आर एच एस। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं इसका मतलब उनका शेप और साइज इक्वल होता है, तो उनकी सभी साइड्स और एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, कोरोस्पोंडिंग। तो देखो पहले अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट रखे, और ये रिजल्ट भी याद रखना है कि जब भी ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी तो जहाँ पे वो टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से अगर हम क्या करें कि सेंटर पे लाइन ड्रॉ करें तो दो ट्रायंगल हमें मिलेंगे और वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो सबसे पहले इन्हें मैं कॉन्ग्रेंट करके दिखा रहा हूँ, ये याद भी रखना है। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, जिन जिनको कॉन्ग्रेंट करना है उनके नाम, ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। इसमें पी ए इक्वल टू पी बी, क्या कारण है, टेंजेंट प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। दूसरा पी ओ जो है ये है, अगर देखो पी ओ मैं हटा दूँ, पी ओ जो है मैं अगर इसको हटा दूँ तो दोनों ट्रायंगल भी गायब हो गए। इसका मतलब जो पी ओ था ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए, तो पी ओ इक्वल टू पी ओ। और तीसरी बात, ओ ए इक्वल टू ओ बी, एक ही सर्कल की रेडियस की लेंथ इक्वल होती है, ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्या कारण होगा, रेडियाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और इसका रीज़न है कॉमन साइड। रीज़न जरूर लिखना होता है भाई, कॉमन साइड, ठीक। अब अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया तो अब लिख लेते हैं पहले इसका नाम, ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल। अब यहाँ पे डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे, गिनती लिखेंगे, यहाँ पे भी गिनती लिखेंगे। इन दोनों साइड को देखेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है, पी, और इसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है, पी। तो पी अगर पहले पे है तो यहाँ भी पहले पे, अगर पी के साथ पी बन गया तो ए के साथ बी, ए दूसरे पे तो बी दूसरे पे, पी बी, और क्या बच गया अल्फ़ाबेट ओ, तो पी बी ओ। कौन सा क्राइटेरिया, साइड 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 से। एंड वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स आल्सो भी इक्वल। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर रहा हूँ। तो इस एंगल का नाम देखो क्या है, ए पी ओ, तो ए पी ओ, तो एंगल ए पी ओ के लिए देखो 2 1 3 नंबरिंग के साइड जाएंगे, तो ए पी ओ क्या हो जाएगा, किसके इक्वल, 2 1 3 जाना तो बी पी ओ, 2 1 3 में बी पी ओ, तो ए पी ओ बी पी ओ के देखो ये ए पी ओ था और ये बी पी ओ था, ये बी पी ओ था, ठीक है।
और ये वाला एंगल इसके इक्वल कर लूँगा, ये वाला एंगल इसके, क्या नाम है इस एंगल का, AOP, एंगल AOP। और AOP के लिए कैसे नंबरिंग पे गया मैं, 2 3 1, तो यहाँ भी 2 3 1, BOP, एंगल BOP। कारण है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, लिखेंगे शॉर्ट में CPCT। ठीक है, अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, इस बात को समझना। मैंने इसलिए किया कि अगर मुझे AC इक्वल टू BC इक्वल करना है, तो एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, इसको दिखाएं जरा दूसरे उससे, इससे दिखाते। एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ये PAC, और एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे PBC, दिख रहा है ना। या फिर अगर तुम देखो ये क्या चीज़ है, इसे आओ, या फिर ये देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसे छोटा करें, छोटा छोटा, या फिर ये ट्रायंगल दिख रहा है देखो AOC या फिर BCO। अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, या फिर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। और डायरेक्टली वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाता, इसलिए हमने पूरे बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है। तो इसको तुम समझोगे, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ, किसको, ये वाले जो छोटे ट्रायंगल है ना, ये छोटे ट्रायंगल और ये जो छोटे ट्रायंगल है, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। तो इनको कैसे कॉन्ग्रुएंट करूँगा, देखो AO इक्वल टू BO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्रूव्ड अबव, जो कि पूरे बड़े ट्रायंगल को जो हमने कॉन्ग्रुएंट करके CPCT से किया है। और ये CO साइड कॉमन, तो इस ट्रायंगल में CO ये साइड और बीच का एंगल SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो वही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल हैं देखो, तो उस डायग्राम को मैंने नीचे बना लिया। अब इसे करते हैं। सबसे पहले हमने PAO ट्रायंगल और POB ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, जिससे ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब मेरे को दिख रहा है एक PAC ट्रायंगल और PBC, या तो मैं PAC और PBC को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो AC इक्वल टू BC मैं CPCT से इक्वल कर सकता हूँ। और AC BC के इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये जो OP लाइन है ये AB के बिल्कुल बीच से जा रही है, तभी ये AB को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। और यही अगर कोई लाइन किसी को 2 पार्ट में डिवाइड करे तो वो बाइसेक्टर होती है। या फिर ये छोटे ट्रायंगल ले लूँ, तो मैं छोटे ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, तो इसमें देखो AO BO के इक्वल होगा, क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस की लेंथ इक्वल होती है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरी बात, OC दोनों ट्रायंगल में आ रही है, कॉमन साइड OC इक्वल टू OC, कॉमन साइड। तीसरी बात, ये एंगल इसके इक्वल अभी किया है हमने, देखो AOP इक्वल टू BOP, तो यहाँ पे लेकिन AOC है। अगर देखो ये कोई एंगल है, ये AOP, मान लो ये 30 डिग्री है, यहाँ पे C है, और मैं क्या करता हूँ कि ये जो लाइन है इसको मैं मिटा देता हूँ अगर, तो अब ये एंगल AOC बचा और वो 30 ही रहेगा। क्योंकि अगर इस लाइन को मैं बैंड करता, इस लाइन को मैं ऐसे करता ऊपर की तरफ या नीचे, तभी तो एंगल कम ज़्यादा होता। लेकिन जो लाइन थी उसको बस मैंने लाइन को थोड़ा सा छोटा किया है, बैंड नहीं करी लाइन, तो एंगल सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि AOP इक्वल है किसके, BOP के। ये देखो AOP इक्वल है किसके, BOP के। तो देयरफॉर AOC भी इक्वल होगा BOC के, क्योंकि ये एंगल सेम ही है। तो लिख दिया मैंने AOC इक्वल टू एंगल BOC, बिकॉज एंगल AOP इक्वल है BOP के, जो कि विच इज़ प्रूव्ड अबव, जो हमने ऊपर प्रूव कर दिया। अब देखते हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन और ये एंगल इसके इक्वल। तो इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल और बीच का एंगल, और वैसे ये साइड इसके इक्वल और बीच के एंगल, तो 2 साइड और उनके इंक्लूडिंग एंगल, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल, यहाँ पे हम डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे देखो कौन सा अल्फाबेट, O कॉमन है, इसके सामने भी O कॉमन है, तो O दूसरे पे, O दूसरे पे। अगर O की जगह पे O, तो A की जगह पे कौन सा, B, A पहले पे B पहले पे, BO हो गया, B हो गया, O हो गया, क्या बच गया, ये C। और कौन सा, साइड एंगल साइड।
अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसकी साइड को इक्वल कर सकता हूँ मैं, ये ए सी इक्वल टू बी सी। देखो ए सी किस पे आ रहा है 1 3 पे, और बी सी भी 1 3 पे। ए सी इक्वल टू बी सी, क्या कारण, सी पी सी टी, ए सी इक्वल टू हो गया बी सी। तो इसका मतलब ये जो ओ पी है वो ए बी को क्या कर रही है, ओ पी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, तभी तो ये सी से ए तक की लेंथ और सी से बी तक की लेंथ इक्वल होगी। ठीक हो गया। अब दूसरा परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर की क्या करना है, ये एंगल ना इसके इक्वल कर लो, ये एंगल इसके इक्वल। कैसे, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए तो एंगल इक्वल कर सकता हूँ। इस एंगल का नाम है ए सी ओ, तो ए 1 पे, सी 3 पे, ओ 2 पे, तो एंगल ए सी ओ। और यहाँ भी 1 3 2 करेंगे, 1 3 2, तो बी सी ओ, एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ। देखो ये ए सी ओ हो गया और ये हो गया बी सी ओ, ये भी सी पी सी टी से। अब लेट करता हूँ मैं जो एंगल ए सी ओ है एक्स, तो एंगल बी सी ओ भी कितना हो जाएगा एक्स। और हमें पता है कि इफ़, यहीं पे देख लो, ये ए सी ओ, ये बी सी ओ, और ए बी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल, अगर पूरा का पूरा एडजेसेंट, ये देखो यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, दो एडजेसेंट एंगल मिलके आधा चांद बनाए, क्या बन गया, आधा चांद। या फिर दो एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन पे अगर सम करें तो उनका सम होता है 180, जिसका रीजन है लीनियर पेयर। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, क्या लिखूंगा, लीनियर पेयर। 2x इक्वल टू 180, 2 से काट दूँ तो x कितना आ गया 90। अगर x 90 आ गया तो एंगल ए सी ओ भी 90 और एंगल बी सी ओ भी कितना हो जाएगा 90। तो यही तो प्रूव हो गया जो हमें करना था, क्योंकि सवाल में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला है कि ओ पी जो लाइन है वो बाइसेक्ट भी करे और ओ पी जो लाइन है ए बी को परपेंडिकुलर भी करे। तो परपेंडिकुलर के लिए ये 90 हो गए और बाइसेक्ट के लिए ए सी इक्वल टू बी। देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो। तो कोई लाइन सेगमेंट सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट को टच करे तो कॉर्ड होती है। तो पी क्यू कॉर्ड है जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो गिवन में लिख देते हैं ये है 8 सेंटीमीटर। और सर्कल, जिस सर्कल पे ये कॉर्ड है उसकी रेडियस 5 है, तो रेडियस 8 सेंटीमीटर क्या है पी क्यू, और रेडियस दे दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोला गया है कि द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पी, मतलब पी से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें और क्यू से टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों के दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये टी पे। थोड़ा है ना डायग्राम बड़ा बना लेता हूँ। तो एक बड़ा सर्कल, फिर यहाँ से कर दिया ये पी, ये क्यू, और पी से और क्यू से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते तो एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, वो टी पे। और इस सर्कल की सेंटर ओ है और रेडियस इसकी बता दी हमें कितनी, 5। तो हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है टीपी, टीपी की लेंथ पूछी गई है। तो एक काम करते हैं, टी से ओ को ज्वाइन कर देते हैं। अब टी से ओ को ज्वाइन, अब ये बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ना ट्रायंगल में भी है। कभी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक छोटा ट्रायंगल दिखे तो एकदम से घंटी बजनी चाहिए दिमाग में, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी का यूज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, देखो दिख रहा है तुमको टी पी ओ, और एक ट्रायंगल दिख रहा है पी, इसे ले लो आर, एक दिख रहा है पी आर ओ। तो ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल सिमिलर कहीं ना कहीं होके हमारा सवाल हो सकता है। तो देखते हैं इसे, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। तो टीपी की लेंथ मैं कैसे फाइंड करूँगा, मेरे पास तो ये जो है सिर्फ मुझे सिर्फ ये पता है रेडियस। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें 9th में थोड़ा जाएं हम पीछे और याद करें कि कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर कोई लाइन आएगी तो कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। तो अगर ये लाइन ओ आर जो है ये परपेंडिकुलर हो जाती तो ये पी क्यू कॉर्ड को बाइसेक्ट करती, 2 बराबर भागों में बांटती, और पी क्यू कॉर्ड 8 है तो ये 4 हो जाता और ये 4 हो जाता। लेकिन कहीं पे भी यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो पहले मुझे इसे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। कैसे परपेंडिकुलर बनाऊंगा मैं, अभी मैंने किया पिछले सवाल। तो सबसे पहले मैं ये जो ट्रायंगल है टी पी ओ, या फिर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं पी, नहीं इसको नहीं कर पाऊंगा, पहले मुझे टी पी ओ और टी क्यू ओ को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल टी पी ओ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल टी क्यू ओ। अच्छा ये शॉर्ट तरीके से भी हो सकता है सवाल, मैं थोड़ा इसको
एक्सटेंडेड बड़े तरीके से बता रहा हूँ जिससे समझ में पूरा है, फिर शॉर्ट से भी करेंगे। तो टी पी ओ इक्वल टू टी क्यू कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि टी पी इक्वल टू टी क्यू और पी ओ इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई ऑफ सेम सर्कल और टी ओ कॉमन साइड। और जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया था तो ये एंगल इसके इक्वल, इसे दे दो 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। ठीक हो गई बात। मुझे करना क्या है कि ये परपेंडिकुलर लाइन बनाना है मुझे, इसके लिए मुझे इन एंगल 90 करना है। और 90 तो अभी हमने सीखा इस एंगल को कैसे कर पाए थे 90, जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया था। और उसके लिए हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या किया था, कॉन्ग्रेंट, है ना। तो देखो ऐसे सवाल लिए हुए हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट करें, रिविजन भी हो जाए साथ साथ। तो अगर मैं ट्रायंगल पी आर ओ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ओ को कॉन्ग्रेंट कर लूँ तो मैं कर दूंगा, मैं कर नहीं रहा हूँ अभी, पिछले सवाल में किया तो मैं सीधा लिख रहा हूँ ट्रायंगल पी आर ओ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्यू आर ओ। इसे करके देख लेना भाई, पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही किया है, इसलिए इसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें करना है इसको। पेपर में अगर आता है या अभी घर पे प्रैक्टिस करोगे तो करना है इसको, ठीक है। और अगर ट्रायंगल पी आर ओ क्यू आर ओ के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो ये एंगल को दे दो 4, इसको 5, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, किस कारण से, सी पी सी टी से। और 4 को हम लेट कर लेते हैं x, तो 5 भी हो जाएगा कितना, x। एंड वी नो दैट कॉर्ड इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, जो भी कॉर्ड होगा ना वो एक सीधी लाइन होगी। तो कॉर्ड जो पी क्यू है, पी क्यू तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन अगर ये पी था ये क्यू था, यहाँ पे ऐसे हो और यहाँ पे आर, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल कर दिया, ये एक्स है ये एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। पी आर ओ एक्स है और क्यू आर ओ भी एक्स है, तो 2x इक्वल टू 180, 2 से काटा तो x कितना आ गया 90। तो कुल मिला के मैंने अभी सिर्फ ये करा कि जो सेंटर से लाइन आई है ये परपेंडिकुलर है, और सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आएगी कॉर्ड पर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, जिसके कारण ये और ये इक्वल हो जाएगा। पूरी लेंथ 8 थी तो ये 4 और 4 हो जाएगा। तो ये मेन जो डायग्राम है उसी में मैं बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी क्या हो जाएगा 4। तो अब इसमें लिखेंगे ओ आर इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। आगे मैं क्या लिखूंगा, ओ आर परपेंडिकुलर है सेंटर से टू द कॉर्ड, देयरफॉर जो पी क्यू लाइन है यहाँ पे आर है, देयरफॉर पी आर इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा। और ये दोनों जो थे, ये पूरी लाइन 8 थी तो ये 4 4 हो जाएंगे, तो पी आर इक्वल टू 4 और आर क्यू इक्वल टू 4। इसे कैसे कर सकते थे, इसे y मान लो, इसे y मान लो, y प्लस वाई कितना होता, y प्लस वाई इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू 8, 2 से काटा तो y कितना आ गया 4, तो ये भी 4 ये भी 4, ठीक है। तो अभी तक हमने सवाल नहीं किया है, हम जो है एक चीज़ करना चाह रहे थे कि ये और ये बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने दोबारा बना लिया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब ये 90 हो गया, और ये एंगल पूरा 90 है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस ऑन टेंजेंट परपेंडिकुलर। तो इन ट्रायंगल देखना, इन ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, टी पी और पी आर ओ में एंगल टी पी ओ इक्वल टू होगा एंगल पी आर ओ, बोथ 90 बिकॉज टी पी ओ जो है वो 90 कैसे है, रेडियस ऑन टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसके कारण से, ठीक है। और ये वाला 90 क्यों है, ये तो अभी हमने प्रूव अबव किया है, ठीक है। अब इसके बाद एंगल टी ओ पी, ये वाला एंगल टी ओ पी इक्वल टू होगा एंगल आर ओ पी, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, छोटे बड़े में, तो आर ओ पी क्या है, कॉमन एंगल। और हमें पता है अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो टी पी ओ सिमिलर किसके हो गया, सिमिलर हो गया। इसमें हम ट्रायंगल के बाद गिनती लिखेंगे 1 2 3। देखो P किसके इक्वल है, R के, P दूसरे पे तो R दूसरे पे, O किसके इक्वल है, O के, O तीसरे पे तो इधर भी तीसरे पे, तो R O,
आर ओ, क्या बचा पी, तो पी लिख दिया। कौन से क्राइटेरिया से, ए। और हमें पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रपोर्शन में होती है, उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड अपॉन में होती है। तो जैसे 1 2 पे क्या है, टी पी। अब देखो गिनती अगर नहीं करोगे ना तो गिनती से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर सही नहीं आएगा और फिर जो साइड प्रपोर्शन में करनी है वो भी गलत आएगा, तो ये गिनती करनी ज़रूरी होती है। तो 1 2 पे टी पी और 1 2 पे पी आर, तो टी पी इक्वल टू पी आर, 2 3 पे पी ओ और 2 3 पे आर ओ और 3 1 पे ओ टी और 3 1 पे ओ पी। क्या कारण है इसका, इसका कारण है सी पी एस टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन, रेशो में होते हैं। तो हमें टी पी निकालना है, तो एक तो ये लेना पड़ेगा, जब भी कोई तीन रेशो आपस में इक्वल है तो उनमें से किन्हीं दो को हम ले सकते हैं। तो एक तो मैं ये लूँगा टी पी अपॉन पी आर, और देखो दूसरा ले सकते नहीं ले सकते अगर इसकी वैल्यू गिवन है। तो पी ओ पता था हमें 5 और पी ओ के अपॉन में क्या है, आर ओ, पी ए को अपॉन में है आर ओ। तो आर ओ वैसे हम निकाल सकते हैं, ये 4 है और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में सामने वाली साइड 90 के वो हो गया हाइपोटेनस, इसे बेस ले लेते हैं, इसे परपेंडिकुलर। तो अगर इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस हो गया आर ओ का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, आर ओ तो मुझे निकालना है और पी आर कितना है, पी आर 4 है तो सीधा 4 लिख दूँ, 4 का स्क्वायर मतलब 16। इसको उधर भेजा तो 25 में से 16 माइनस हुए तो आर ओ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9 और स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो आर ओ 3 है, तो इसका मतलब मुझे आर ओ भी पता है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड जो रेशो है उसको इक्वल में ले रहा हूँ तीनों में से। अब वैल्यू पुट करता हूँ टी पी अपॉन पी आर। पी आर देखो कितना है 4, पी आर तो 4 है, और पी ओ कितना है, पी ओ सेंटर है 5 है, और आर ओ 3 निकाला। इसको उधर भेजा तो टी पी इक्वल टू 4 इंटू 5 अपॉन 3, तो टी पी आ गया 20/3। तो भाई और बहनों इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना, सिर्फ देख के ही, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा आलस भी आ रही होगी आजकल। तो इसको देख के वीडियो बंद मत करना, इसे सॉल्व ज़रूर करके देखना, ठीक है। ओके, थैंक यू। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे।